नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा भाई। ये है NM01 कोड जिसका आप लोग कर रहे थे बेहद, क्या करें, बहुत बहुत ज्यादा इसका इंतजार आप लोग कर रहे थे। कमेंट भर भर के आ रहा था, एनएम 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 एनएम, जल्दी जल्दी लाइए सर जी, लाइए सर जी, CR कोड का भी पेपर आ रहा है, एनएम का भी लाइए। तो मजा आ चुका है। अब देखो पेपर ला दिया हूँ, आप लोग एक बार लाइक जल्दी से कर दो सब कोई। चलो स्टार्ट कर देते हैं, आज का प्रश्न पर हल करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक यहाँ पर 70 का है, ठीक है। और यहाँ पर खंड आ चुका है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। तो सुख सागर के रचनाकार हैं, तो ये पहली यहाँ पर प्रश्न है। तो सुख सागर जो रचनाकार हैं वो है सदासुख लाल, ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो दोस्तों आपको पता है कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये तो आपको पता होना चाहिए, चंद्र बरदाई का है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना कबीरदास जी की है, तो दोस्तों बीजक, बीजक जो है वो किसकी है, तो हमारे कबीरदास जी की है, ठीक है। साखी सबक रामायणी कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन है, तो दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका हो या हिंदुस्तान पत्रिका हो, इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। पंचवटी के लेखक कौन है, तो दोस्तों पंचवटी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, ओके। जलमग्न में कौन सा समास है, जलमग्न का मतलब क्या होता है, जल में मग्न, अर्थात कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अपने गुरुजी से पूछ लीजिएगा, बाकी जो है वो यही पे यही होगा, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो आपको बचपन से रटाया जाता है, संख्या पूर्वे द्विगु, और यहाँ पर पंच आ चुका है अर्थात 5 आ चुका है, तो यहाँ पर कौन सा है, द्विगु समास है, ठीक है। एक बहुत फेमस लाइन है जो कि बार बार पूछी जाती है, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको पता है अनुप्रास अलंकार है। क्यों है, क्योंकि तावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। ये तो था सिंपल पेपर भाई, जो आपको सिंपली से सबको पता होता है, ठीक है। अब देखो मजेदार पेपर आने वाला है। एक बार लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब मारो, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, जितना ज्यादा लोग वॉच करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट आएगा, उतना ज्यादा मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। और 100% मॉडल पेपर आपके कॉलेज में यही आता है, पूरा का पूरा पेपर आ जाता है, ठीक है। 10वां पेपर है, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है। अब देखो सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा होगी, चौपाई। चौपाई में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये समान, तो कैसा है, सममात्रिक है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो अभी क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं ध्यान से, ठीक है। हुआ ये है कि मैंने जो ये मॉडल पेपर है, ठीक है, इसका जो फोटो है वो मैं पहले वाला ले चुका हूं और अंत वाला ले चुका हूं, बीच का जो है वो पार्ट मिस हो चुका है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट मिस हुआ है वो उतना ज्यादा मतलब जरूरी नहीं था, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अथवा खंड से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो मैं बता देता हूँ, था कि निम्नलिखित जो संस्कृत गद्यांश हैं इसके संदर्भ प्रसंग मतलब संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका जो पहला वाला था वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका अथवा खंड यहाँ पर है। तो है ये देखिए, विश्व विस्तृता स्वामी विवेकानंदा अस्यैव महाभाग्यस्य शासित तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पश्चात देवेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिम्बिम घोषाकृत तेन अन्नैश्यम शिष्य जनानां कल्याणार्थं सा अस्नाने अस्थाने अस्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता ईश्वरानुभावः दुखितानां जनानां सेवया पुष्पति इति रामकृष्ण से महान संदेशा, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है संस्कृत का, इसका आपको अर्थ लिखना है। चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये है सोल्यूशन। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा आया है। यहाँ से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ओके। यहाँ से ये पेपर आया हुआ है, और इसका अर्थ जो होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लिखना है। इसका अर्थ होगा, आप पहली बार तो संदर्भ आपको लिख लेंगे,
प्रसंग यहाँ पर लिखना है, इस गद्यांश में विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे उनके द्वारा मानव धर्म के लिए किए गए कार्यों का वर्णन है। और यहाँ से आपको अर्थ लिखना है, विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभावों के शिष्य थे। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पश्चिम देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया, उच्च स्वर से घोषणा की। उन्होंने दो और उनके अन्य शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए जगह जगह पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किया। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही दृढ़ होता है, यही रामकृष्ण का महान अनुभव था। ठीक है, आफ्टर ऑल दैट यहाँ पर हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन में। एंड यहाँ पर जो इस प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न का खा वाला खंड है, इसमें है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे है, पहले वाले में है, इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मः महावीयो धृतिमान घृतिमान वसी। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। तो पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ से ये लिया गया है। श्लोक पहला ही यहाँ पे है ये वाला, और इसका आप लोग यहाँ पे संदर्भ देख सकते हो कैसे लिखा जाएगा। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। संदर्भ लिखा जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखोगे, इस श्लोक में लेखक ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। और अनुवाद आप लोग क्या करोगे, इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले महान वीर, तेज युक्त, धैर्यशाली और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, चलो फिर से चलते हैं अपने प्रश्न पत्र में। बा वाला है, मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, उसके बाद है हितैषिणा संति नाते मनीषिणा। अब देखो इसमें से एक ही का करना था, तो मैं यहाँ पर आपको ओके दोनों का दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर है नहीं, चलो दोनों का मैंने यहाँ पर है नहीं, तो चलिए इसका आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, किसका? दीपदान का। तो चलिए मैं आपको दीपदान का दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, चलो यहाँ से ये आगे हम लोग श्लोक का शायद है यहाँ पर श्लोक। आपको ये देखो, श्लोक जो पिछला वाला बात कर रहे थे, श्लोक आप लोग देख लीजिए। इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, जो विद्वान ज्ञानी हैं वे भलाई चाहने वाले नहीं हैं, जो भलाई चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन है जैसे कि स्वादिष्ट व लाभदायक औषधि का मिलना कठिन है। ठीक है, तो जो श्लोक में दिखा रहा था उसका यही अर्थ होगा। अब चलिए दीपदान एकांकी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ध्यान से देखना। ओके, इधर से आ जाओ। अब देखो यहाँ पर दीपदान एकांकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ना यही लिखना है। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट मत मारो, बस आप देखते जाओ। मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा दे रहा हूँ, आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, आप उसको देख करके लिख लेना। इसका जो है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो ये पूरे के पूरे जो पेपर है ना वो आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए कोड की जरूरत होगी, और वो कोड वीडियो पे कभी भी मैं दे सकता हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। जो बच्चे मिस करेंगे, वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, भाई आपका मिस हो जाएगा और आप पीडीएफ ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड इसी वीडियो पे मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हेडिंग है वो पहला हो जाएगा आरंभ। आरंभ में दीपदान का कैसा यहाँ पर दृश्य था वो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसा कि अभी आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको विकास दिखाना है। इसके बाद चरम सीमा, चरम सीमा के बाद आपको समाप्ति अथवा परिणति। इसके बाद आपको ये जो प्रश्न है ये 4 हेडिंग में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से आते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको मैं जूम आउट कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपको पता है मैं बहुत सारे लेखक का जीवन परिचय जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो इस बार हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप जीवन परिचय देख लीजिए। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको याद रखने की जरूरत है वो है कि इनका जन्म बलिया जिले में हुआ था, दुबे का छपरा नामक ग्राम में 1907 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर माता का नाम ज्योति कली देवी था, पिता का नाम अनमोल दुबे था। इंटर कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की।
ऐसा करके यहाँ पर जितनी भी जानकारी हैं वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। आइए इनको कुछ और बता देता हूँ। संक्षिप्त परिचय यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा ग्राम जिला बलिया, पिता का नाम श्री अनमोल दुबे, माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी, शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि, आजीविका के लिए क्या करते थे, अध्यापक थे और लेखन कार्य करते थे। पुरस्कार सम्मान इनको कौन सा मिला है, पद्म भूषण एवं डिलीट मिला है। लेखन विधा किस विधा के लेखक थे, तो निबंध लिखते थे, आलोचना लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, अनुवाद लिखते थे, ठीक है। भाषा क्या होती थी, संस्कृतनिष्ठ, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों से युक्त, सरल, सहज, मुहावरेदार और बोधगम्य। निधन कब हुआ, 1979 ईस्वी। और इनका साहित्य में स्थान क्या है, आधुनिक गद्य साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इन्होंने हिंदी समीक्षा को नई, उदार एवं वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो लेखन विधा हो गया, भाषा हो गया और साहित्य में स्थान हो गया, ये 3 चीजें नहीं लिखते हैं। इसको आपको जरूर लिखना है, ये लिखेंगे तो आपका नंबर प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए देखो रात रात दिन मेहनत करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक दिन में 12 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 12 मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेट हो जाए हम लोग, तो और ज्यादा वर्क हो, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 2 रचनाएं आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पर आपको 2 रचनाएं यहाँ पर आपको पता चल गई होगी। इनकी बात कर लेते हैं अगर रचनाओं के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो दिव्या और उनका अनामदास का पोथा, ये 2 रचनाएं जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। इनके बाद यहाँ पर कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का देना है। तो आइए मैं इसको भी आपको हल करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो अगले साहित्य परिचय, यहाँ पर साहित्य परिचय भी आप लोग लिख लीजिएगा। कृतियां यहाँ पर आपको देख सकते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफी सारे यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए। मैंने यहाँ पर पीडीएफ में समाहित कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा है, अनामदास का पोथा है, चारुचंद्र लेख है, बहुत सारे हैं। आइए अगला जो है वो यहाँ पर मैं आपको कबीर के बारे में दिखा देता हूँ, कबीर जी का, ठीक है। तो अभी मैं इसको वो कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, जूम थोड़ा कर देता हूँ, ओके। ये देखो कबीरदास का ये है संक्षिप्त परिचय। जन्म हुआ था 1400 ईस्वी में, लहर तारा काशी में। नीरू नीमा माता पिता का नाम था, पत्नी का नाम लोई था, पुत्र और पुत्री का नाम कमाल कमाली था। आजीविका कपड़ा बुनना था। कृतियां इनका बीजक है और भाषा पंचमेल खिचड़ी या सतुकड़ी है। ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये आता है क्वेश्चन भी। शैली मुत्तक उपदेशात्मक। निधन 1520 ईस्वी में। साहित्य में स्थान आपको जरूर लिखना है यहाँ पर कि संत कबीर विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज सुधार, पाखंड विरोध, धार्मिक एकता और सद्भाव पर बल दिया। ज्ञान मार्गी संत कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको निसंदेह एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपका तो पूरा का पूरा नंबर मिलना तय है, क्योंकि पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही आपको पहले मिल जाता है, ठीक है भाई। अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब कराओ यार, अपने दोस्तों से भी, ठीक है। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आप जो भी चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला श्लोक है, श्लोक है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्हरणा विपुलाशो महाबाहु काम्बुग्रीवो महाहनु। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इस श्लोक में श्री राम के समस्त शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये किस पाठ से लिया गया है, पुरुषोत्तम रामा, ठीक है। अनुवाद हो जाएगा, श्री राम विद्वान नीतिवान, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन, ग्रीवा वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। वैसे आपको केवल यहाँ पर श्लोक लिखना था, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। पहला है, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत्। तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ओके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रामः इक्ष्वाकुन वंशे अजायत। यहाँ पर अजायत की जगह जो वहां पे है इक्ष्वाकुन से वंशे, आपको इक्ष्वाकु वंश से, ये आपको ध्यान देना है, यही आपको बीच में लिख देना है। बाकी सेम टू सेम सेंटेंस जैसा है वैसा उतार लेना है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंदा कस शिष्या आसी, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है, देख सकते हो यहाँ पर है। तो स्वामी विवेकानंदा से गुरु का आसी चाहे आए चाहे वो आए, तो आपको यहाँ पर लिखना है गुरु राम कृष्णा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है ऊंट के मुंह में जीरा। ओके चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सस्ता है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत बहुत कम। ठीक है, कितना? बहुत बहुत कम। जैसे ऊंट जैसे बड़े जानवर को खाने के लिए यदि जीरे का एक दाना दिया जाए तो वह ऊंट की आवश्यकता से बहुत कम होगा। वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि पूरी क्रिकेट टीम को खाने के लिए 100 ग्राम मूंगफली ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है अक्ल बड़ी या भैंस। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। देखो हल एक ही करना था लेकिन मैं आपको सबको दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है बुद्धि भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। और इसका आप लोग कैसे वो करोगे, वाक्य प्रयोग कैसे करोगे भाई, वो भी देख लो। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। और यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हो जाएगा जब किसी व्यक्ति ने खुद कुछ गलत किया हो और फिर बिना अपनी गलती माने दूसरे को डांटे। तो इस एक सेकेंड। तो दोस्तों देखो अभी जो मैं आपको मतलब इसका वाक्य प्रयोग करके दिखा देता हूँ, ये वाला है। उसने अपनी शारीरिक शक्ति के भरोसे चुनाव लड़ा लेकिन अंत में बुद्धिमान उम्मीदवार के सामने हार गया। यह अकल बड़ी या भैंस का एक उदाहरण है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र आ रहा है, वैसे आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद है उल्टा चोर कोतवाल को डाके, तो ये डांटे, ये वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति खुद गलत करता है और फिर दूसरों को उसके लिए दोषी ठहराता है या उन्हें डांटता है। और प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? जब किसी व्यक्ति ने खुद कुछ गलत किया हो और फिर बिना अपनी गलती माने दूसरों को डांटे तो इस मुहावरे का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण कैसे, राज ने स्कूल में अपनी किताब खो दी और फिर अनिल को डांटने लगा कि उसने उसकी किताब चुराई। अनिल ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हो भाई। ठीक है, तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है वह जाता है। तो यार इसको दिखाने की जरूरत है, आसान है, सा गच्छति हो जाएगा। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण बड़े महात्मा है, रामकृष्ण बड़े का एक दो तीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति हो जाएगा। तो दो मैंने बता दिया आपको, इनमें से किन्हीं दो का करना था। तो रामकृष्ण बड़े महात्मा है, इनमें भाई अगर आपको मुश्किल हो रही है तो छोड़ो, इनको नहीं करना, लेकिन तो आपको करके आना। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भाई। तीसरा है अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रवेश पत्र मतलब आवेदन पत्र लिखना है। आप देखो यार, बहुत बार हमने आपको इस चैनल पे दिखा दिया है। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो एकदम देखो भाई, ऐसे लिखोगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। यहाँ पर जो स्कूल का नाम है ना, ये आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे विषय डालना है स्कूल फीस माफ करने हेतु। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 की 10वीं सेक्शन बी का छात्र हूँ। ये जो बी है, आप अगर आ के हैं, बा के हैं, सा के, दा के, जिसके भी हैं वो यहाँ पे एडिट कर देना है। मेरे पिताजी गांव में छोटी सी दुकान है और हमारे परिवार का आमदनी का स्रोत वही दुकान है। इस दुकान से इतनी आमदनी ही होती है जिससे कि हमारे घर का खर्चा चल सके। पूरे परिवार का खर्चा सिर्फ एक दुकान पर ही है और इस कारण मेरे पिताजी मेरे विद्यालय फीस जमा करवाने में समर्थ नहीं है। मैं अपनी अभी तक सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान पर रहा हूं और कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं। मैं अपनी पढ़ाई निरंतर रखना चाहता हूं, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे को स्कूल फीस से निजात दिलाने की कृपा करावें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। या सविनय पूरा विश्वास है करके बाद सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का। तो ये वही है अगेन, यहाँ पर नीचे आपको धन्यवाद डाल देना है। ठीक है, ओके, यहाँ से आपको इतना लिखने के बाद धन्यवाद करके आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, तो ये जो नाम है वो आपको अपना डालना है, कक्षा आपको अपनी डालनी है और दिनांक उसी दिन का डालना है जिस दिन आप एग्जाम देने गए हैं। तो देखो भाई, एनएम कोड का आपको पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने आपको पूरा हल करके भी दिखा दिया। अब आपका एक काम बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये करोगे। और अब जो मॉडल पेपर चाहिए, जो कोड चाहिए, कमेंट करो, मिल जाएगा कल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।